वेक्टर। यूं तो देखिए वेक्टर का टॉपिक है वो सरफेसली पढ़ें तो 15 से 20 मिनट का लेक्चर होता है। लेकिन अगर हमें वेक्टर से संबंधित सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं और वेक्टर को बहुत अच्छे से समझना है, ताकि अगर हम हायर स्टडी करें या कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे हमें कोई परेशानी ना हो। और ख़ास तौर से जेई और नीट लेवल के क्वेश्चंस और उस स्तर का वेक्टर पढ़ने के लिए तकरीबन हमें 1.5 से 2.25 घंटे लगेंगे। इसलिए हम इसे 2 या 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ इतना लंबा लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। फिर उसमें से बीच बीच में आपके कुछ टॉपिक के कन्फ्यूज़न होंगे, उन्हें आप फिर खोजते फिरोगे, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, हम 30 या 35 मिनट के 3 पार्ट्स लेंगे वेक्टर के, और इस वेक्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके पूरे के पूरे फंडामेंटल्स और कंसेप्ट है वो बहुत ही बेसिक से लेकर के हायर लेवल अर्थात न्यूमेरिकल लेवल तक क्लियर करते चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं पार्ट 1 में, जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेक्टर की डेफिनेशन। फिर हम देखेंगे कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ वेक्टर होती हैं, अर्थात कौन सी भौतिक राशियाँ सदिश राशियाँ होती हैं। फिर हम एक विद्युत धारा का एग्जाम्पल लेकर के समझेंगे कि विद्युत धारा सदिश राशि क्यों नहीं होती है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो बच्चों, मैं हूं विजेंद्र फांडन। क्या हालचाल है आपके? अच्छे हैं, मस्त हैं, बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो लेक्चर और बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशियों की। तो कौन सी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं, किस प्रकार से हम इसे डिफाइन करते हैं। जनरली यही बोला जाता है कि वे भौतिक राशियां जिनके परिमाण और दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। इसका एग्जाम्पल मैं आगे आपको विद्युत धारा का देकर के समझाऊंगा। तो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी की, कि वे भौतिक राशियां जिनका परिमाण, दिशा दोनों हों और इनके साथ साथ वह सदिश नियमों का पालन करें। सदिश के नियम क्या हैं, बात ये आई। तो सदिश के नियम होते हैं, 3 नियम डिफाइन किए गए हैं। एक योग का नियम है जिसे बोलते हैं एडिशन लॉ, दो वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं। दूसरा है अंतर का नियम, सब्सट्रैक्शन लॉ, जिसमें हम देखते हैं कि दो वेक्टर को किस प्रकार से घटाते हैं। और तीसरा है प्रोडक्ट लॉ, वेक्टर प्रोडक्ट लॉ, जिसमें हम देखते हैं कि दो वेक्टर को हम गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो वो भौतिक राशि जो इन तीनों कंडीशन पे खरी उतरती है वो अपनी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अन्यथा वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। अगर उसका मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों हैं फिर भी वह नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वे भौतिक राशियां हैं जो इस तीनों कंडीशन की जो प्रोसेस है उसमें से गुजर के सफल होती हैं। एग्जाम्पल हैं इसके विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, वेग वेलोसिटी, त्वरण एक्सेलरेशन, संवेग मोमेंटम, बल फोर्स, आवेग इम्पल्स। इसके बाद में आता है प्रणोद जिसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। एक होता है अपना बल आघूर्ण, एक है कोणीय संवेग और एक है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी बहुत सी क्वांटिटी हैं जो वेक्टर होती हैं। उनका अध्ययन हम आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे तब टॉपिक वाइज उनका अध्ययन करते चलेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, इनका परिमाण होता है, इनकी दिशा होती है, इसके साथ साथ ही ये सदिश नियमों का पालन भी करते, इसीलिए ये सदिश राशियां कहलाती हैं। अब देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा सदिश राशि क्यों नहीं है। तो उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। विद्युत धारा आपने 10th तक पढ़ी होगी, जिसमें आप देखते हैं कि किसी एक वायर में करंट आ रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये है I1। एक दूसरा वायर है जिसमें भी इसी तरफ एक करंट आ रही है और जिसका मैग्नीट्यूड या परिमाण है I2। और यहाँ पे इस संधि बिंदु से हमने एक तीसरा वायर जोड़ रखा है
और इसमें जो धारा जाती है वो है I3। तो हम I3 किस प्रकार से निकालते हैं? हम यहाँ पे जो I3 निकालते हैं वो निकालते हैं I1 प्लस I2 से, कि भैया इस पॉइंट के ऊपर इधर से I1 आई, इधर से I2 आई, दोनों जुड़ करके हमें मिल गई अपनी I3। क्लियर है? फिर आप क्या करते हैं, आपके पास में एक नेक्स्ट कंडीशन दी जाती है कि I1 तो है वो इस पॉइंट पर इधर ही आ रही है, लेकिन अब हमने I2 की दिशा चेंज कर दी कि इस पॉइंट से I2 है वो इस दिशा में जा रही है, मतलब इधर जा रही है। अब आपको I3 निकालना है। अब आप I3 कैसे निकालते हैं? I3 निकालते हैं कि I1 आई, उसमें से कुछ I2 है वो इधर चली गई और कुछ है वो I3 के रूप में इधर चली गई। इसका मतलब I3 निकालेंगे तो I1 माइनस I2 करते हैं आप। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ पाए कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बराबर का रोल है। ठीक है, क्योंकि एक बार यहाँ पे प्लस आ रहा है और एक बार यहाँ पे माइनस आ रहा है। लेकिन फिर भी यह सदिश राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। किस प्रकार से नहीं करती है? देखिए, वेक्टर का एडिशन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसका छोटी सी झलक आपको यहाँ पे देता हूँ कि ये एक वेक्टर है वो अपना इधर है और दूसरा वेक्टर है इधर है। ठीक है, तो इसकी इस जो ये हेड है इसका, इससे इस वेक्टर की ये टेल मिलती है इस पॉइंट पे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ही है, ये है I1 और ये हो गया आपका I2, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी थी ना। अब इनका जो रिजल्टेंट निकल के आता है ना, वो हम त्रिभुज नियम से निकालते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लो, तो वहां पे हम देखेंगे तो रिजल्टेंट जो इसका I3 आएगा ना, उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, ये वाला होगा I3, ना कि इधर होगा। तो यहाँ पे तो I3 है वो इधर आ ही नहीं रहा, I3 अपना आ रहा है इधर। इसका मतलब ये ट्रायंगल लॉ का पालन नहीं कर रहा है, सदिश नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसी कारण से विद्युत धारा है वो सदिश राशि नहीं है। आपके लेवल पे पूछा जाए तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, तो एक अदिश राशि है। लेकिन एक्चुअल में विद्युत धारा है वो एक प्रदिश राशि होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है, जिसका अध्ययन आप हायर फिजिक्स में करेंगे, यहाँ आपके कोई काम की नहीं। तो अभी तक हमने डेफिनेशन देखी, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं ये देखी, और विद्युत धारा क्यों नहीं होती है दिशा और परिमाण होते हुए भी ये भी समझा। अब देखिए, हम एक और इम्पोर्टेंट जो वेक्टर से संबंधित कंसेप्ट है वो ये है कि भैया हम वेक्टर को डिनोट किस प्रकार से करते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ए, परिमाण ए है, और इसकी दिशा है वो इस एरो की तरफ इधर है। क्लियर है? इसे हम डिनोट करते हैं, जो मैग्नीट्यूड है उसके ऊपर आपको लगाना है वेक्टर। एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये किसी भी भौतिक राशि का सिंबल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी अर्थात वेग है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी को हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं v से। तो अगर हमें v को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना होगा तो हम v के ऊपर लगाएंगे एक छोटा सा एरो, और ये कहलाता है इतना v वेक्टर। ठीक है, एरो लगाते ही v के साथ नाम जुड़ेगा v वेक्टर। तो ये इसको डिनोट करने का एक प्रारूप है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करते हैं। दूसरा आपको बुक्स में मिल जाएगा, जैसे हम तो अभी लिखते हैं, जैसे जनरली पेन से लिखते हैं तब इतना ही लिखा जाता है v, लेकिन अगर आप इसे बहुत ज़्यादा ऐसे गहरा कर दें, इस प्रकार से एक मोटा सा v बना दें, तो अब आपको इसके ऊपर एरो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये वेक्टर का डिनोटेशन है। दूसरे प्रकार से हम इस प्रकार से भी इस v वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। यहाँ पे हम भिन्न भिन्न प्रकार के सदिश देखेंगे जिनका उपयोग हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरेटिकल प्रश्नों में करते हैं, जो हमारे नीट लेवल पे और जेई लेवल पे पूछे जाते हैं, या डायरेक्ट अगर नहीं पूछे जाते हैं तो भी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं इस स्टैंडर्ड की, वहाँ पे इनके टाइप्स हैं वो बेहद काम आते हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नंबर फर्स्ट टाइप की। नंबर फर्स्ट है समान सदिश इक्वल वेक्टर। देखिए हिंदी में भी पढ़ाना ज़रूरी है और इंग्लिश में भी ज़रूरी है। हिंदी में इसलिए क्योंकि हमारा भारतवर्ष एक हिंदी भाष्य क्षेत्र है, हिंदी भाष्य देश है, जहाँ पे अमूमन 75 से 80% जो स्टूडेंट है वो प्योर हिंदी मीडियम के हैं। इंग्लिश में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मॉडर्न कल्चर बन चुका है अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का। तो अगर डायरेक्ट हिंदी में मैं बोलता आपको समान सदिश, तो उनके ये कीवर्ड समझ में नहीं आते। देखिए जो हम सेंटेंस आम जिंदगी में बोलते हैं वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा समझ सकता है, लेकिन जो सब्जेक्ट के जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो हमें इंग्लिश में भी उन्हें बताना पड़ता है। तो बात करते हैं हम समान सदिश इक्वल वेक्टर के। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। यहाँ पे हम दो वेक्टर लेंगे, क्योंकि बिना कंपैरिजन के हम नहीं बता सकते कि ये कौन सा टाइप है वेक्टर का। हम वेक्टर लेते हैं दो। पहला है अपना ए वेक्टर, डिनोट करेंगे ए के ऊपर एरो लगाकर, ये हो गया ए वेक्टर। दूसरा हम वेक्टर लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है। और दोनों की जो लंबाई है वो है इक्वल। देखिए बनाने में कुछ मिस्टेक हो सकती है, लेकिन दोनों की लंबाई हम क्या मान रहे हैं, इक्वल। मतलब अगर बी की लंबाई एल है और ए की लंबाई भी एल है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, एल लंबाई है, इसका मतलब एल क्या है, इसका मैग्नीट्यूड या परिमाण। और डायरेक्शन आप देख रहे हैं दोनों की है सेम, ए भी इधर है और बी भी इधर ही है, ठीक है, राइट हैंड की तरफ है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा कि दिशा या डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम। और परिमाण या जिसे हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ये दोनों का क्या है, इक्वल, ठीक है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर दो वेक्टर का सेम है, तो ये जो दोनों वेक्टर हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इक्वल वेक्टर। कंसेप्ट समझ में आया। दो वर्ड आपको याद रखनी है, परिमाण और दिशा अगर दोनों की सेम है, मतलब अगर ए वेक्टर आपके दाईं हाथ की तरफ है और बी वेक्टर भी अगर दाईं हाथ की तरफ है, उस दोनों की डायरेक्शन, और दोनों की लंबाई अगर सेम है एल एल, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ए और बी वेक्टर का वो होता है इक्वल वेक्टर। क्लियर। दूसरा कंसेप्ट भी यहीं से निकल के आता है, क्या है, इसी का दूसरा नाम होता है पॉजिटिव वेक्टर। क्या होता है इसका, पॉजिटिव, पॉजिटिव वेक्टर। मतलब पॉजिटिव वेक्टर का यहाँ से मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से है। अगर डायरेक्शन सेम है तो ये वेक्टर है पॉजिटिव वेक्टर। इसी का ही दूसरा रूप आता है जिसे हम बोल देते हैं असमान सदिश अनइक्वल वेक्टर, या जिसका दूसरा नाम हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर या ऋणात्मक सदिश। तो उसको समझते हैं हम। वहां पे खेल किसका है, खेल भैया केवल और केवल इस डायरेक्शन का है। डायरेक्शन चेंज हुई और वेक्टर का टाइप चेंज हुआ। किस प्रकार से, अभी देखिए। तो हमने इक्वल वेक्टर जाना, अब हम देखते हैं अनइक्वल या नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे असमान सदिश या नेगेटिव वेक्टर। तो देखो बेटा, दो वेक्टर, ये है ए वेक्टर और ये है अपना बी वेक्टर। अब देखिए डायरेक्शन मैं अब बाद में बनाता हूँ। अभी हमने समान सदिश या जो इक्वल वेक्टर था, जिसे हमने दूसरा नाम दिया था पॉजिटिव वेक्टर, उसमें हमने क्या कहा कि दोनों की डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्शन थी सेम, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी क्या था, मैग्नीट्यूड भी था सेम। तो अब यहाँ पे डिफरेंस जो होगा ना, वो मैग्नीट्यूड का नहीं होगा, डिफरेंस होगा डायरेक्शन का। डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी इनकी ऑपोजिट। क्लियर है। इसका मतलब बी की डायरेक्शन ए के ऑपोजिट इस डायरेक्शन में होगी,
तब जाकर के ये नेगेटिव वेक्टर बनेगा। क्या बनेगा? नेगेटिव वेक्टर। तो डेफिनेशन क्या बनी कि दो सदिश जिनके परिमाण समान है, परिमाण देखिए इनके समान है, लेंथ दोनों की एल ही है, लेकिन जब उनकी दिशा विपरीत हो जाए, है ना, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तब वे वेक्टर नेगेटिव वेक्टर या असमान वेक्टर कहलाते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। तो जो सेकंड टाइप है अपना वो है समांतर एवं प्रति समांतर सदिश, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, कोई भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तब होती हैं जब उनकी इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और बीच में किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस हो, अगर वे सभी डिस्टेंस सेम हो तब वे दोनों लाइन कहलाती हैं पैरेलल। इसका मतलब अगर हमारे पास में दो वेक्टर हों, ये वेक्टर ए हो और ये वेक्टर बी हो, डायरेक्शन इनके ऑपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, वो हम नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे इसकी। तो ये कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर, क्योंकि इनके इनिशियल पॉइंट की या किसी भी मिड पॉइंट की या फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों की वो सेम है हर जगह। तो ये समानांतर या पैरेलल की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इक्वल और अनइक्वल के साथ में हम इसे समझेंगे। ये अपने पास में कोई भी ए वेक्टर है, ये वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। और ये है अपना कोई दूसरा बी वेक्टर। ठीक है। अब देखिए इक्वल में हमने क्या किया था, इक्वल में अपने पास में डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों क्या होने चाहिए? सेम। यहाँ पे पैरेलल में क्या होगी? पैरेलल में कंडीशन होगी कि डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए की डायरेक्शन भी दाएं हाथ की तरफ है और बी की डायरेक्शन भी दाहिने हाथ की तरफ है। इसका मतलब डायरेक्शन तो क्या है? सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड आप देख रहे हैं अलग अलग है, क्योंकि अगर बी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर होता तो बी यहाँ तक ही होता, जबकि बी तो इतना बड़ा है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या नहीं है? सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं किसमें? पैरेलल वेक्टर में। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई कि वह सदिश या वे दो सदिश जिनके बीच की दूरी बराबर हो, अर्थात वे दोनों समानांतर हों, उनकी दिशा सेम हो, परिमाण कुछ भी हो सकता है, तो वे सदिश कहलाते हैं समांतर सदिश या पैरेलल वेक्टर। दूसरा हम बात करें कि अगर हमें इस ए वेक्टर की वैल्यू पता हो, जैसे मान लीजिए दो आई कैप है ना, टू आई कैप, आई कैप जे कैप के कैप आप शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैंने एक वीडियो डाल रखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का, जिसे आप सर्च कर सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बाई विजेंद्र फांडन यूट्यूब पर, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो देखिए एक्स एक्सिस की तरफ हम लेते हैं डायरेक्शन आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं के कैप। ठीक है, तो इसका मतलब आई कैप है वो इसकी डायरेक्शन बता रहा है ए वेक्टर की, किधर है? एक्स एक्सिस की तरफ है। कौन से एक्सिस की? एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर? ओके। अब देखिए नेक्स्ट बात, हमने क्या कहा कि हमारे पास में अगर कोई एक वेक्टर हो और हमें उसकी सहायता से कोई दूसरा वेक्टर भी निकालना हो, पैरेलल वेक्टर, समांतर वेक्टर, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो हम इस वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव संख्या से गुणा कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको गुणा कर दिया 2 से, इसको 2 से गुणा करूंगा तो जो मैग्नीट्यूड आएगा ना वो होगा इस दूसरे वेक्टर का, तो ये कितना हो जाएगा? 4 आई कैप। तो ये जो बी वेक्टर है ये इस ए वेक्टर का कहलाता है पैरेलल वेक्टर। क्लियर? तो डेफिनेशन और एक वेक्टर की सहायता से दूसरा पैरेलल वेक्टर किस प्रकार से निकाला जाता है ये हमने समझ लिया। अब हम इसकी ही सेकंड टाइप जो यहाँ पे दिया हुआ है एंटी पैरेलल, उसकी बात करते हैं। तो समानांतर का उल्टा प्रति समानांतर, इसका मतलब कि जब वेक्टर की डायरेक्शन ही चेंज हो जाए,
जैसे ये अपना है पहला वेक्टर ए वेक्टर, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 2 i कैप। इसका मतलब ये है एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। ये है अपना कोई दूसरा वेक्टर बी वेक्टर, ये है तो इसके समांतरी, बीच की जो दूरी है वो कहीं से भी आप नाप लो डी ही है ना। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं तो समांतर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि ए की डायरेक्शन है वो इधर दाईं तरफ है और बी की जो डायरेक्शन है वो है बाईं तरफ। तो डायरेक्शन क्या होगी भैया, अपोजिट। मैग्नीट्यूड तो डिफरेंट हो सकता है, अगर डायरेक्शन सेम होती तो ये होता पैरेलल। अब बात आई एंटी पैरेलल की, और एंटी पैरेलल में आता है डायरेक्शन होती है ऑपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गई अपोजिट। तो वे भौतिक राशियां या वे दो सदिश, सॉरी वे दो सदिश जो लाइन वाइज तो पैरेलल हो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, वे कहलाते हैं प्रति समांतर सदिश। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमने एक वेक्टर की सहायता से दूसरा उसके पैरेलल वेक्टर निकाला था कि उसको किसी पॉजिटिव संख्या से गुणा किया था, अगर हमें किसी एक वेक्टर की वैल्यू पता हो और उसका सहायता से अगर हमें दूसरी उसकी एंटी पैरेलल वेक्टर निकालनी हो, तो हम उस वेक्टर को इंटू करते हैं किसी भी नेगेटिव संख्या से। जैसे मैं संख्या सेम लेता हूँ पिछले एग्जांपल वाली, मैं यहाँ पे इसको इंटू करता हूँ -2 से, तो बी का जो मान आएगा वो क्या आएगा 4 i कैप, और वो भी किसका, माइनस का। और यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी दिशा बता रहा है कि मतलब ऊपर वाला अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो -4 i कैप होगा, वो किधर होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इस प्रकार से आप एक वेक्टर की सहायता से उसका एंटी पैरेलल वेक्टर निकालना चाहें तो आप उसको ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दो, आपको एंटी पैरेलल वेक्टर प्राप्त होगा। तो दो टाइप हो गए। अब बात करते हैं तीसरे की। थर्ड टाइप है संरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर। संरेखीय या कोलिनियर मतलब दो वेक्टर अगर एक ही लाइन पर हो तो उन्हें हम बोलते हैं संरेखीय सदिश कोलिनियर वेक्टर। देखिए किस प्रकार से, इसकी भी दो कंडीशन हो सकती हैं। जैसे ये अपना वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। इसका जो कोलिनियर वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो इसी के ऊपर ही पड़ा होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, मतलब एक कंडीशन में तो हो सकता है कि वो कुछ इस प्रकार से हो, ये इसका कोलिनियर या संरेखीय सदिश है। एक कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि वो इस प्रकार से जुड़ा हुआ हो इसके साथ, ये लो जी। तो यहाँ पे ये बी वेक्टर ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये दोनों ही इस ए वेक्टर के हैं कोलिनियर। अब दो कंडीशन किस प्रकार हुई कि इस वाले बी की डायरेक्शन तो है ए की डायरेक्शन में, जबकि इस वाले बी की डायरेक्शन है वो ए की अपोजिट है, ठीक है। तो एक में डायरेक्शन है सेम और एक में डायरेक्शन है अपोजिट। इसी सेम और अपोजिट से हमें एंगल पता चलता है। देखिए सेम डायरेक्शन है तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 0 डिग्री, और अगर अपोजिट है तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री। तो ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपको ये काम में आएगा कि कोलिनियर वेक्टर की अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तब तो एंगल आएगा 0 डिग्री, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो एंगल आएगा 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर या समतलीय सदिश। समतलीय सदिश सेम कंसेप्ट, संरेखीय सदिश कोलिनियर, उसी प्रकार से कोप्लेनर। अगले नाम को पकड़ना आपको, यहाँ पे बात हो रही है तलीय मतलब एक तल की, और वहां पे बात हो रही थी संरेखीय मतलब एक रेखा की, है ना। यहाँ पे देखिए प्लेनर मतलब एक प्लेन की बात हो रही है। तो वे वेक्टर जो एक प्लेन में होते हैं वे समतलीय या
कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे हम 2 वेक्टर की बात करेंगे या 3 वेक्टर की, सोच के बताओ। यहाँ पे हम बात करेंगे 3 वेक्टर की, क्योंकि 2 वेक्टर तो हमेशा ऑलवेज क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। समझ में आया कि 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर क्यों होते हैं? देखो, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये दोनों एक्सिस हैं, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये ए वेक्टर है और ये है बी वेक्टर। एक्स और वाई एक्सिस दोनों मिलकर के एक निर्माण करते हैं एक प्लेन का, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक प्लेन का निर्माण करते हैं, तो ए और बी दोनों क्या हुए, कोप्लेनर। तो 2 वेक्टर की तो कोई कहानी नहीं है। ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन बन सकता है कि क्या 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लेकिन अगर पूछे कि क्या 3 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर वेक्टर होते हैं? जरूरी नहीं है। अगर तीनों एक ही प्लेन में हैं तब तो वे कोप्लेनर हैं, लेकिन अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए तो बन गया अपना 3 डायमेंशन। और 3 डायमेंशन का मतलब एक प्लेन नहीं है भैया, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 वेक्टर लेकर के चलते हैं, और अगर वे तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में हैं, जैसे मैं प्लेन निर्माण करता हूं यहाँ पे, ये अपना प्लेन है अक्ष और वाई एक्सिस के बीच का। यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर। क्या ए, बी और सी तीनों एक ही प्लेन में हैं? तो सर बिल्कुल है, एक्स वाई प्लेन में है। इसका मतलब ये तीनों वेक्टर क्या वेक्टर होंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। तो जब 3 सदिश या 3 से अधिक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ चौथा डी वेक्टर ये हो गया, तो 3 या 3 से अधिक सदिश जब एक ही प्लेन में होते हैं तो वे कहलाते हैं कोप्लेनर वेक्टर या समतलीय सदिश। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप नंबर 5 की, और नंबर 5 है शून्य सदिश या जीरो वेक्टर। जीरो शब्द से ही आपको पता लगना चाहिए कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, जीरो। और जीरो मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। भैया आप समझो, मैं आपको 3D में बता देता हूँ डायरेक्ट, कि ये है अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, त्रिविम है। यहाँ पे इसके सेंटर जीरो पर यहाँ पे कोई वेक्टर है या कोई पार्टिकल है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो। इसका मतलब ये क्या है, ये है एक जीरो वेक्टर या शून्य सदिश। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है? अब इसकी डायरेक्शन वैसा कुछ भी हो सकती है। ये इधर एक्सेस एक्स एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, वाई एक्सिस की तरफ भी जा सकता है, जेड एक्सिस की तरफ भी जा सकता है। वो तो इसकी वैल्यू, और उस वैल्यू को हम, उस मैग्नीट्यूड को हम किस डायरेक्शन में डिफाइन करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो इनिशियली तो इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो यही आपको पूछा जाता है, इसे हम बोलते हैं इसकी स्वेच्छ, है ना, खुद की इच्छा के अनुसार दिशा हो सकती है, इसकी किधर भी जा सकता है ये। तो शून्य सदिश या जीरो वेक्टर वह वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हो जीरो, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो, और उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती हो। ऐसा सदिश शून्य सदिश या जीरो वेक्टर कहलाता है। अब जीरो से आगे बढ़े तो नेक्स्ट टाइप आता है अपना इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। तो नंबर 6 है इकाई सदिश या यूनिट वेक्टर। यूनिट या इकाई का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड अब क्या हो, इकाई मतलब एक हो। जीरो से आगे बढ़ गए, जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड जीरो, और इकाई या यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड कितना हो, एक हो। बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये आती है कि सर यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश का महत्व क्या है? तो यूनिट वेक्टर को हमेशा डायरेक्शन डिफाइन करने के यूज में लिया जाता है। ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे पहली बात तो ये कि यूनिट वेक्टर को हम डिफाइन किस प्रकार से करते हैं। तो जैसे ये वेक्टर है अपना,
कोई ए वेक्टर है, इसका जो यूनिट वेक्टर होगा ना, क्या होगा, यूनिट वेक्टर, इसको हम डिफाइन करेंगे, ए के ऊपर एक टोपी पहनाएंगे, ए कैप बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ए कैप, जहां पे भी आपको कैप लगा हुआ हो तो वो होता है अपना यूनिट वेक्टर। तो ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हो गया ए कैप। निकालते कैसे हैं, देखिए, ए कैप को हम बोलेंगे कि ए वेक्टर, जिस वेक्टर का ये इकाई सदिश है, ये वाला वेक्टर, वो बट्टा, इसमें भाग देंगे हम इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, जिसे आप मोड से भी दर्शा सकते हैं, या अगर आपने इसके ऊपर का एरो हटा दिया है तो इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये एक यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जिसमें हम वेक्टर में भाग देते हैं उसके मैग्नीट्यूड का। तो जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू थी 2 i कैप, आई कैप का मतलब ये किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है। अब मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ए कैप, तो मैं क्या करूँगा, 2 i कैप बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, डायरेक्शन को हटा दो ना, 2, 2 से 2 कैंसिल, मार दिया इसने। अब क्या बचा, ए आई कैप इक्वल्स टू, सॉरी ए कैप इक्वल्स टू आई कैप। इसका मतलब ये जो ए वेक्टर था इसकी डायरेक्शन किधर थी, वही अक्स अक्स की तरफ डायरेक्शन थी, यही तो आई कैप बता रहा है। तो यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम आता है। दूसरा, अगर हम ए वेक्टर निकालें यहाँ से, इधर से, तो क्या आएगा, ए वेक्टर आएगा ए इंटू ए कैप, और यही तो है ये, जहाँ पे ए क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है 2, और ए कैप कितना है, यहाँ पे कितना आया आई कैप, ये डायरेक्शन बता दिया, तो ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 i कैप। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए। नेक्स्ट नंबर 7 है ध्रुवीय सदिश पोलर वेक्टर। तो वो सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु अर्थात स्टार्टिंग पॉइंट या कार्यकारी बिंदु अर्थात फंक्शनल पॉइंट अगर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, तो वह सदिश कहलाता है ध्रुवीय सदिश। एग्जाम्पल है इसका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और बल। देखिए समझते हैं, विस्थापन के थ्रू समझते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट क्या था कि जिसका प्रारंभिक या फंक्शनल पॉइंट कांस्टेंट रहे। देखिए विस्थापन से समझते हैं, ये है इसका फंक्शनल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट ए। यहाँ से कोई वस्तु चली और वो गई पॉइंट बी तक, ठीक है, पॉइंट बी से वह वापस चलती है और आती है पॉइंट सी तक, और पॉइंट सी से वापस चल करके जाती है ये पॉइंट डी तक। इसी प्रकार से तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। चलो एक ही रेखा में है तो कोई झंझट ही नहीं है, अब समझते हैं इसे। पहली कंडीशन, ये पार्टिकल गया ए से बी तक। दूसरी कंडीशन, पार्टिकल गया ए से बी और बी से सी। तीसरी कंडीशन में गया ए से बी, बी से सी और सी से डी। यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट इसकी कांस्टेंट है, ए से ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फाइनल जो पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग इसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है। मैथमेटिकली समझाऊँ तो देखिए, मान लीजिए ए से बी तक की डिस्टेंस थी 5 मीटर, सी से बी तक की ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो ए से सी तक की बच गई 3 मीटर, और इधर की है ये 2 मीटर। अब हम मान लेते हैं कि ए के इधर तो है पॉजिटिव और ए के इधर है नेगेटिव, तो ये वाली होगी -2 मीटर। क्लियर है। फर्स्ट कंडीशन में ये ए से बी गया मतलब 5 मीटर चला ये, सेकंड में ये ए से बी गया मतलब 5 गया, फिर ये बी से सी आया और बी से सी कितना है 2, -2, वापस आया है, कितना आया 3 मीटर, तो इसमें चला ये 3 मीटर। थर्ड में क्या हुआ, ये गया बंदा ए से बी, फिर बी से सी और फिर सी से डी, तो यहाँ तक ये आया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना प्राप्त हुआ, -2 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से नहीं आता है तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आपको अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पे आप देखिए और समझिए कि हम किस प्रकार से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए तीनों कंडीशन में इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इसका जो कार्यकारी बिंदु या फंक्शनल पॉइंट है वो सेम है ए, लेकिन यहाँ पे लास्ट के चेंज हो रहे हैं, और उसी आधार पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है।
तो ये जो एग्जाम्पल है ये होता है ध्रुवीय सदिश या पोलर वेक्टर का, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट ये होना चाहिए कांस्टेंट, नियत होना चाहिए ये, और ये अपना कांस्टेंट ही है। तो विस्थापन हो गया, बल हो गया, तो ये एग्जाम्पल है ध्रुवीय सदिश के। नेक्स्ट टाइप नंबर 8 है अक्षीय सदिश या एक्सियल वेक्टर। अक्षीय नाम से, एक्सल नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे बात भाई साहब घूर्णन की हो रही है। जैसे ये कोई एक्सिस है और इसके चारों तरफ कोई भी पार्टिकल है वो घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है। तो ये जो अक्ष है ना, इस अक्ष पर कोई भी वेक्टर होगा तो वो वेक्टर कहलाएगा अक्षीय वेक्टर, ठीक है। अब देखिए इसकी एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए जो लॉ काम में लिया जाता है वो है राइट हैंड स्क्रू लॉ। इसको हिंदी में बोलते हैं दाहिने हाथ का पेच नियम। क्या है ये लॉ? देखिए, आप किसी भी चीज में जब स्क्रू को कसते हैं तो आप अपने दाहिने हाथ या उस पेचकस को जिसको आपने दाएं हाथ से पकड़ रखा, आप उसको कुछ इस प्रकार से घुमाते हैं, ठीक है। ये मैं जलेबी सी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आप बार बार इस प्रकार से उसको घुमाते हैं तब वो पेज है वो अंदर चला जाता है। इसका मतलब हम दाहिने हाथ के पेज के नियम से इस एक्सिस का नॉलेज ले सकते हैं। किस प्रकार से? एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। ये कोई भी प्लेन है जिसमें हमें स्क्रू कसना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम स्क्रू को पहले इसके अंदर कसते हैं। इसके अंदर कसेंगे तो हमें स्क्रू को कुछ इस प्रकार से अपने हाथ को घुमाना होगा या स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाना होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, इसके अंदर जब हम घुमाते हैं तो आप अपनी उंगलियों का उपयोग कीजिए और अंगूठे को आप बाहर निकालिए और उंगलियों को मोड़िए, और अब इसके अकॉर्डिंग जो ये सर्किल बना हो ना उसके अकॉर्डिंग अपनी उंगलियों को घुमाइए। तो आप देखते हैं कि जो आपका अंगूठा है वो नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये जो नीचे की तरफ है ना, यही इसकी डायरेक्शन होगी, इस एक्सियल वेक्टर की। समझ गए? दूसरा देखिए, अभी इसकी डायरेक्शन चेंज करके दिखाता हूँ। ये प्लेन है जिसमें हमने ये स्क्रू कस दिया था। अब हमें क्या करना है, ये स्क्रू वापस निकालना है। वापस निकालना है तो हम अपने हाथ को और पेच को घुमाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, उल्टा घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज आप अपने हाथ को घुमा करके देखिए, आपका अंगूठा बिल्कुल ऊपर आसमान की तरफ है। इसका मतलब इस वेक्टर की डायरेक्शन है वो इधर होगी। आपका जो अंगूठा है वो वेक्टर, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी उंगलियां हैं वो घूमने की दिशा या घूर्णन दिशा को निरूपित करती हैं। तो ये डायरेक्शन होगी अपनी एक्सियल वेक्टर की। तो इस प्रकार से जो ये ए वेक्टर हमें प्राप्त हो रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे बलाघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग। तो ये अपना टॉपिक था आज के इस फर्स्ट पार्ट का, जिसमें हमने वेक्टर की डेफिनेशन, उसकी फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी वेक्टर होती हैं, इसके अलावा हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े। नेक्स्ट पार्ट में हम वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, अर्थात सदिशों का योग और सदिशों का अंतर। और फाइनल पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसमें हम वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम एक फाइनल पार्ट लेकर के आएंगे जिसमें हम नीट जेई से संबंधित सारे क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।